पढ़ाए थे वैसे ही आपको प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं। और हार्मोन्स का काम क्या होता है? तो हार्मोन्स का काम होता है ग्रोथ एवं डेवलपमेंट करवाना, है ना। प्लांट की ग्रोथ और प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में होते हैं तो वो हमारी टिश्यूज की, सेल्स की ग्रोथ करवाते हैं। ऐसे ही क्या होता है? तो ऐसे ही हमारे प्लांट में भी क्या करते हैं? प्लांट के पार्ट्स की या प्लांट के टिश्यूज की ग्रोथ करवाने में हेल्पफुल होते हैं। कौन? तो प्लांट हार्मोन्स होते हैं। प्लांट हार्मोन्स का एक नाम और होता है, इनको हम रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। इनको हम रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। रेगुलेट करने वाले, मतलब जो प्लांट के अंदर जो जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको रेगुलेट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा प्लांट हार्मोन्स या प्लांट रेगुलेटर्स हमारा चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। पहला बात, आपसे पूछा जाए प्लांट हार्मोन्स के काम क्या होते हैं, तो आप बताएंगे प्लांट हार्मोन्स का काम क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ करवाना, प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्पफुल होते हैं। प्लांट के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, ग्रोथ करवाने का काम कौन करते हैं? तो प्लांट हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करवाते हैं। और ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बनिक पदार्थ है। ये प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, रेगुलेटर का मतलब बेटा रेगुलेट करने वाला, रेगुलेट करने वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। और प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आप क्वेश्चन आता है कि प्लांट के अंदर कितने हार्मोन्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊं प्लांट के अंदर जो मेनली होते हैं वो 7 हार्मोन्स होते हैं। 7 हार्मोन है प्लांट के अंदर, 7 हार्मोन्स होते हैं। बट इन 7 में से 5 ऐसे हार्मोन हैं जो क्या है? प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं, मतलब वो होने ही होने चाहिए। 5 हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्राइमरी हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं, प्राथमिक हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। और जो 2 हार्मोन है वो होते हैं सेकेंडरी हार्मोन। मतलब ये सारे के सारे प्लांट में नहीं होते हैं। 2 होते हैं आपके सेकेंडरी हार्मोन, द्वितीयक हार्मोन, और ये है प्राथमिक हार्मोन। ये वाले बेसिक नीड है, ये प्लांट में होने ही होने चाहिए। बट ये जो 2 हार्मोन मैंने बताए हैं सेकेंडरी वाले, तो ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ प्लांट में होते हैं, कुछ में ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे प्लांट के अंदर 2 टाइप से हार्मोन होते हैं। पर टोटल नंबर पूछे तो 7 हार्मोन्स होते हैं। बहुत सारी बुक्स में 5 लिखा हुआ होता है, तो वो 5 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो बुक्स सिर्फ प्राइमरी हार्मोन्स के बारे में बताते हैं। बट प्लांट में प्राइमरी भी होते हैं, बट कुछ में सेकेंडरी भी होते हैं। अब मैं अगर बताऊं प्राइमरी में कौन कौन से हैं, तो आप इनके नाम याद रखेंगे। ऑक्सिन, ऑक्सिन को हिंदी में ऑक्सिन ही कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन साइटोकाइनिन, सेम नाम हिंदी में है, इसको साइटोकाइनिन ही कहा जाता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, तीसरा है यहां पर जिब्रेलिन, 3 नंबर पे आता है जिब्रेलिन। ये नाम ऐसे ही है, आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे, ऐसे इसका कोई इलाज नहीं है। 4 नंबर पे यहां पर आता है एथाइलिन हार्मोन, एथाइलिन, और हिंदी में इसको इथिलीन नाम से जाना जाता है, इथिलीन। और 5 नंबर पे आता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। ये 5 हार्मोन हैं जो प्राइमरी हार्मोन होते हैं, मतलब ये तो प्लांट के अंदर होने ही होने चाहिए। ठीक है, इधर की साइड आइए आप सेकेंडरी हार्मोन में। सेकेंडरी में 2 होते हैं, पहला है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। बहुत सारी बुक्स बस इतना ही लिख के टाइप करके छोड़ देती है, बट मैं आपको बता देती हूँ 2 हार्मोन और भी होते हैं, एक होता है ट्रांसम्यूरिन और एक होता है फ्लोरीजेनिस हार्मोन, फ्लोरीजेनिस। ये 2 वो हार्मोन हैं जो सेकेंडरी होते हैं, फ्लोरीजेनिस। ठीक है, तो ये हमें एक एक करके सारे के सारे पढ़ने हैं। ठीक है, 5 ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, दूसरी साइड आते हैं ट्रांसम्यूरिन एंड फ्लोरीजेंस, ट्रांसम्यूरिन एंड फ्लोरीजेंस। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहला मैं स्टार्ट करती हूँ ऑक्सिन से, एक नंबर करके एक एक करके आपको सारे पढ़ने हैं। नंबर 1 पे आप लिखिए ऑक्सिन,
एक नंबर पे आपको लिखना है ऑक्सिन। हिंदी में ऑक्सिन, इंग्लिश में ऑक्सिन नाम दिया जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, इनफैक्ट जो टीसीएस है वो तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है हार्मोन से। प्लांट के हार्मोन से और एनिमल के हार्मोन से, दोनों से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीसीएस के एग्जाम में। और टीसीएस पेपर सेट करती है, जो भी एग्जाम का करती है उसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ऑक्सिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ऑक्सिन हार्मोन? सबसे पहले इस हार्मोन के बारे में किसने बताया था? आप बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन जी ने सबसे पहले इस हार्मोन के बारे में बताया। आप सबने पढ़ा होगा, चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी थी, वो जिराफ वाली इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, है ना। तो आप याद रखेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन के बारे में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने बताया था। तो पूछे कि हु डिस्कवर्ड ऑक्सिन हार्मोन, आप बताएंगे चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये सबसे पहले कहां से आइसोलेट किया गया था? इस हार्मोन के बारे में पता कैसे लगा? तो आप लिखिए फर्स्ट आइसोलेशन। इसको कहां से आइसोलेट किया गया? फर्स्ट आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक्करण। इसको सबसे पहले कहां से पृथक्करण किया गया था? फर्स्ट आइसोलेशन। आप बताएंगे ह्यूमन के यूरिन से। ह्यूमन यूरिन से, मानव के मूत्र से, मानव के मूत्र से सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप तो पढ़ा रही है प्लांट और आप ह्यूमन यूरिन पे कैसे चली गई? तो हम भी तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है। कैसे? हम प्लांट के ऊपर जो फ्रूट्स लगते हैं, जो प्लांट की लीफ होती हैं, या प्लांट के ऊपर जो सब्जियां होती हैं, वो सब हम खाते हैं। तो खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी क्या आ गया? ऑक्सिन। तो हमारे यूरिन में भी क्या आ गया? ऑक्सिन। तो सबसे पहले हमारा जो यूरिन है उसके अंदर ऑक्सिन था। तो इस ऑक्सिन को चार्ल्स डार्विन जी ने क्या किया? इसको आइसोलेट किया। तो दो क्वेश्चन हो गए आपका। किसने किया? डार्विन ने। कहां से किया? ह्यूमन यूरिन से किया। अब बात आती है कि जो प्लांट हार्मोन है, जो मैंने आपको बताया है कि हार्मोन आइसोलेट किया गया, अब बात आती है इस हार्मोन का केमिकल नेम क्या होता है? ठीक है, देखिए अब बात आती है कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑक्सिन हार्मोन को, ऑक्सिन तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? आप बताएंगे इसका रासायनिक नाम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, बस एसिटिक अम्ल बन जाएगा। इसको कहा जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछेगा, IAA पूछेगा, इसका एब्रीविएशन बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए। आप बताएंगे क्या? IAA क्या होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। और ये एक प्लांट हार्मोन है, और कौन सा? तो आप बताएंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन का केमिकल नेम पूछे तो क्या होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम कहां से डिस्कवर किया गया था, ये बात आप याद रखिएगा। अब बात आती है कि ये प्लांट में कहां बनता है। प्लांट बड़ा सारा होता है, कहाँ बनता है? रूट में बनता है, स्टेम में बनता है, लीफ में बनता है। कहाँ बनता है ऑक्सिन हार्मोन? देखिए ऐसे करके मान लीजिए एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, और यहाँ पर उसका सूट वाला पार्ट है, ये इसका स्टेम वाला पार्ट है, और ये इसका रूट वाला पार्ट है। आप बताएंगे कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये ऑक्सिन, कमल आप क्या कह रहे हैं मैम, आप नाराज हैं क्या किसी से? ऐसे फालतू बातें क्यों कर रहे हैं आप? यहाँ पे कमेंट क्यों कर रहे हैं? नाराज हूं, मैं खुश हूं, आपको क्या मतलब है इस बात से? आपको पढ़ाई करने से मतलब है ना, और मैं क्यों नाराज होंगी किसी से? फालतू बातें कर रहे हैं। देखिए ये आपका रूट है, ये आपका शूट है। पढ़ाई में ध्यान दीजिए ना। जो रूट, जो स्टेम तना वाला भाग है, तो तने के सबसे ऊपर वाला पार्ट, यहाँ वाला स्टेम का सबसे ऊपर का पार्ट होता है, उसको नाम दिया जाता है एपिकल पार्ट। एपिकल पार्ट, और हिंदी में बोलते हैं इसको शीर्ष कलिका। हिंदी में इसका नाम होता है शीर्ष कलिका। ऐसे ही रूट का यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको भी बोलेंगे हम एपिकल। एपिकल
तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कहाँ से बनाया जाता है, आप बताएंगे रूट और स्टेम की एपिकल पार्ट से बनता है। एपिकल का मतलब क्या है, स्टेम का सबसे ऊपरी पार्ट या रूट का सबसे ऊपरी पार्ट। तो आप बताएंगे तने और जड़ों की शीर्ष कलिकाओं द्वारा क्या बनाया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन। एपिकल पार्ट क्या होता है, रूट का सबसे ऊपरी भाग, और स्टेम का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, एपिकल, या हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष कलिका भाग। तो आप बताएंगे जो मतलब सबसे ऊपर की साइड ग्रोइंग पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर में जो बढ़ता हुआ पार्ट होता है, जो ग्रोइंग पार्ट होता है, उसको हम एपिकल नाम देते हैं। तो रूट और जो स्टेम का जो एपिकल पार्ट है वहां से बनता है। अब बात आती है कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो आप बताएंगे ये ग्रोथ करवाने का काम करता है, ये प्लांट की ग्रोथ करवाने का काम करता है, ये प्लांट की ग्रोथ करवाने का काम करता है। बता देंगे ये बात। हाँ, प्लांट की ग्रोथ करवाएगा, यहाँ से स्टेम वाले पार्ट की ग्रोथ करवाएगा, यहाँ से रूट वाले पार्ट की ग्रोथ करवाएगा। तो प्लांट की ग्रोथ करवाने वाला हार्मोन्स कौन सा होगा, आप बताएंगे ऑक्सिन। दूसरा, ये प्लांट में सेल डिवीजन करवाने का काम करता है, सेल डिवीजन करवाने का काम करता है, कोशिका विभाजन करवाने का काम करता है। मान लो प्लांट का स्टेम वाला पार्ट है, उसकी ग्रोथ करवानी, तो ग्रोथ कैसे होगी, जब उसमें बहुत सारी सेल्स बनेंगी, सेल से टिश्यू बनेंगे, और टिश्यू से क्या बनेंगे, स्टेम। तने को बोलते हैं तना, तना जो होता है बेटा उसको रविपाल स्टेम बोलते हैं, और स्टेम की स्पेलिंग STEM नहीं होती है, STEM होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करवाता है, बहुत सारी सेल्स बनेंगे जिससे टिश्यूज बनेंगे, और टिश्यू से प्लांट के पार्ट बनेंगे। तो प्लांट की आपकी ग्रोथ करवाने का काम करता है। ऊपर की साइड निकलता है एपिकल वाले पार्ट में, तो ऊपर से ग्रोथ करवाएगा, और रूट्स में निकलेगा तो रूट्स की ग्रोथ होगी, ठीक है। इतनी बात आपको किस में याद रखनी है, ऑक्सिन में। अब बात आता है, मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो आप आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से उसकी ग्रोथ करवाते हैं। तो प्लांट के अंदर नेचुरल ऑक्सिन भी होते हैं, और बाहर से आप आर्टिफिशियल ऑक्सिन भी प्लांट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल लिखो, क्योंकि कुछ एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। एक साइड लिखो नेचुरल ऑक्सिन, इसको हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक ऑक्सिन, जो प्राकृतिक फॉर्म में बनते हैं, उनका केमिकल नेम क्या हो सकता है। और एक साइड लिखो आर्टिफिशियल ऑक्सिन, मतलब अगर किसी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाई, उसके स्टेम वाला पार्ट, रूट वाला पार्ट ढंग से नहीं बन पाया, तो क्या होता है, उसके अंदर आप आर्टिफिशियल तरीके से भी क्या बना सकते हैं, आप बताएंगे आर्टिफिशियल तरीके से भी उसको ऑक्सिन दे सकते हैं। कृत्रिम ऑक्सिन, वो प्राकृतिक है और ये कृत्रिम है, कृत्रिम ऑक्सिन। अब इनके एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। सबसे पहला आप यहां पर लिखेंगे IAAA, इसकी फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा आप लिखेंगे IBA, इसकी फुल फॉर्म मैं पीछे लिख चुकी हूं, इसकी फुल फॉर्म लिखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। हिंदी में क्या नाम होगा, हिंदी में इसको इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल बोलेंगे, अम्ल। तो ये दोनों क्या होते हैं मैम, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों नेचुरल ऑक्सिन होते हैं, ठीक है। आप बताएंगे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन का एग्जाम्पल होते हैं, और ये नेचुरल तरीके से क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। अब बात आती है आर्टिफिशियल ऑक्सिन की। आर्टिफिशियल ऑक्सिन में कौन सा आता है, तो आप बताएंगे NAA, ठीक है, NAA, और इसकी फुल फॉर्म होती है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। हिंदी में सेम नाम होगा नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल। ये क्या होता है, जब नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन नहीं निकल पाता है तो आप आर्टिफिशियल तरीके से इसको आप प्लांट को देकर, चाहे वो खाद की फॉर्म में हो, फर्टिलाइजर की फॉर्म में हो, या कोई मिट्टी विट्टी सॉइल वॉइल में डाल दिया जाता है, या उसकी लीफ वीफ में कहीं भी इंजर्ट करवाया जाता है, तो आप याद रखेंगे ये नेचुरल फॉर्म में होते हैं। इनकी कमी हो जाए तो हम आर्टिफिशियल फॉर्म में एक तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड दे सकते हैं, दूसरा होता है 2,4-D।
2,4-D। अब इस D की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी बहुत सारी बड़ी सारी फुल फॉर्म होती है। आप बताएंगे डाइक्लोरो फिनोऑक्सी एसिटिक एसिड, डाइफिनोऑक्सी एसिटिक एसिड। तो ये दो क्या होते हैं? ये दो मैम आर्टिफिशियल तरीके से और ये दो क्या होते हैं? नेचुरल तरीके से हार्मोन बनते हैं। देखो कभी कभी इनकी फुल फॉर्म होती है, पूछे IAA की फुल फॉर्म इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल? नेचुरल है। क्या काम करवाएंगे? प्लांट की ग्रोथ करवाएंगे, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। प्लांट की हाइट देने का काम करेंगे, बेसिकली ऊपर और नीचे दोनों साइड में ग्रोथ करवाते हैं। NAA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D, D का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनोऑक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो डाइफिनोऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, एक काम इसका ये हो गया। काम का मतलब क्या है? ये ग्रोथ करवाने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए ये क्या काम करवाते हैं? ये काम करवाते हैं एब्सिशन का काम करवाते हैं। या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो हार्मोन है ये क्या काम करवाता है? इसको मैं साइड में कर दूं, ऑक्सिन। नेक्स्ट काम करवाता है ये काम करवाता है फ्रूट डाउन का काम करवाता है। फ्रूट डाउन का मतलब है कि आपके घर में एक पेड़ लगा हुआ है, मान लो आपने अमरूद का पेड़ लगा रखा है अपने घर में। अमरूद पक गया, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कब अमरूद आपके घर पे नीचे गिर जाए, आप उसको उठा के खा ले। तो वो पकने के बाद गिरता कब है? ऑक्सिन। उसको कौन सा हार्मोन गिरवाता है? तो आप बताएंगे ऑक्सिन। फ्रूट डाउन का काम करवाता है, फलों को टूटकर नीचे गिराने का काम करता है। दूसरा फ्लावर डाउन का काम करवाता है, पुष्प को नीचे तोड़कर गिराने का काम करवाता है। अगर ऑक्सिन नहीं होगा तो प्लांट के ऊपर लगे हुए फ्रूट या फ्लावर कभी भी धरती पे नीचे आकर नहीं गिर सकते। ठीक है मैम, IAA ऑक्सिन क्वेश्चन ALP में आया था। यस, ठीक है। श्याम कुशल, IBA इज बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सिन। नो, ओनली नेचुरल। ठीक है, तो फ्रूट डाउन और फ्लावर डाउन का काम करवाते हैं। बता देंगे। तो ये हो गया आपका किसके बारे में? ऑक्सिन के बारे में। कितने सारे पॉइंट याद रखेंगे? ऑक्सिन की खोज डार्विन ने की थी। ऑक्सिन कहाँ से बनता है? तो जो रूट और स्टेम की जो एपिकल पार्ट होती हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं, वहां से बनता है। तो ये ऊपर से भी ग्रोथ करवाता है और नीचे से आपकी रूट्स की भी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, ऑक्सिन मैम नेचुरल फॉर्म में होते हैं दो, या तो IAA या IBA। और अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हम बाहर से 2,4-D या हम क्या देंगे? NAA देंगे। और ये NAA 2,4-D एज ए फर्टिलाइजर दे सकते हैं आप, या फिर सोइल में डाल सकते हैं, या इनका स्प्रे कर सकते हैं आप अगर छोटा प्लांट है तो उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑक्सिन है एक तो ग्रोथ करवाने का काम करेगा, दूसरा मैम क्या काम करवाएगा? जो है ना प्रमोट करेगा फलों को और फूलों को टूट के नीचे गिरने का लिए। तो ये आपको इतना सारा ऑक्सिन के बारे में याद रखना था। सबसे पहले आइसोलेट कहाँ से किया गया था? तो आप बताएंगे सबसे पहले इसको ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। ठीक है, चलिए, तो पहला हो गया आपका ऑक्सिन। दूसरा लिखते हैं हम साइटोकाइनिन। दूसरा हार्मोन है यहाँ पर साइटोकाइनिन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि साइटोकाइनिन जो है उसकी खोज किसने की? आप बताएंगे इसकी खोज मिलर नाम के साइंटिस्ट ने की। इसकी खोज मिलर नाम के साइंटिस्ट ने, डेविड मिलर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर दूसरे मिलर है। ठीक है, तो मिलर नाम के साइंटिस्ट ने खोज की। अब क्वेश्चन आते हैं कि इसका आइसोलेशन कहाँ से किया गया था? फर्स्ट टाइम पर इसको आइसोलेट कहाँ से किया गया था? सबसे पहले इसका पृथक्करण किससे किया गया था? किस प्लांट से किया गया था? तो आप बताएंगे, एक सेकेंड, सॉरी, एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम है हैरिंग स्पर प्लांट। इस प्लांट से सबसे पहले साइटोकाइनिन हार्मोन बनाया गया था। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो साइटोकाइनिन है वो मिलर द्वारा खोजा गया था। कहाँ से? तो आप बताएंगे सबसे पहले एक हैरिंग स्पर। आप सोच रहे होंगे हिंदी में इसका अलग नाम है, हिंदी में कोई नाम नहीं होता इसका, हैरिंग स्पर प्लांट ही कहा जाता है। इससे सबसे पहले हम साइटोकाइनिन की हार्मोन की खोज की थी।
ठीक है, देखिए ऑक्सिन ने क्या करवाया था, रूट की और स्टेम की क्या करवाई थी, ग्रोथ करवाई थी। अब ये क्या करता है, ये हार्मोन होता है ओपोनेंट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत बार एग्जाम पे पूछा जाता है। इट इज ओपोनेंट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। कहने का मतलब क्या है, यह हार्मोन ऑक्सिन का विरोधाभास हार्मोन है, कहने का मतलब है ये ऑक्सिन के ऑपोजिट में काम करता है। ऑक्सिन ने क्या किया था मैम, ऑक्सिन ने प्लांट की ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों के साथ मैम मैंने प्रंजय सागर कह रहे हैं, मैम मैंने 4000 RS में ऑफलाइन क्लास ली थी, उन्होंने 2 मंथ में केवल बेवकूफ़ बनाया, लेकिन यहाँ आके लगा कि कुछ अच्छे लोग भी हैं। 4000 रुपये का खर्च करने का दुख अब जाके कम हुआ है। ओके प्रंजय सागर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जो ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, बच्चों से 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं GS का और पढ़ाने के नाम पर बेवकूफ़ी बनाते हैं। उन्हें खुद को नहीं आता है पढ़ाएंगे क्या, बस वही तो हमें ख़त्म करना है। हमारे टाइम्स का मोटो ही एक ही है, बहुत जल्दी आपको पता लगेगा ये चीज़ें। देखिए तो साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, वो ऑक्सिन हार्मोन का ओपोनेंट होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इस बार RRB जेई ने भी पूछा था कि कौन सा हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन का ओपोनेंट हार्मोन होता है। देखो कैसे, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आप इस चीज को यहां समझिए। मैंने आपको बताया कि ये मान लो एक प्लांट है, इसका ये रूट वाला पार्ट है और इसका ये स्टेम तने वाला भाग होता है, तना समझते ना, स्टेम वाला पार्ट। यहां से ऑक्सिन निकल रहा था, ऑक्सिन ऊपर भी ग्रोथ करवा रहा, नीचे भी ग्रोथ करवा रहा। अब अगर ऑक्सिन ऐसे निकलता जाएगा तो एक प्लांट बहुत लंबा हो जाएगा। मान लो मेरे स्टूडियो में, मेरा जो स्टूडियो है इसमें मुझे प्लांटेशन करवाना है, मुझे इसमें बहुत सारे प्लांट लगवाने हैं, तो मैं यही तो चाहूंगी इनकी हाइट या तो इतनी हो या इतनी हो या इतनी हो। मैं ये थोड़ा ना चाहूंगी छत के ऊपर से चला जाए, ये छत को फाड़ कर भी ऊपर चला जाए प्लांट, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये क्या करता है, यहां से ऑक्सीजन निकल रहा था, अगर ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा तो मैम बहुत लंबा हो जाएगा और ऐसे प्लांट झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा प्लांट, वापिस ऐसे नीचे की साइड डाउन हो जाएगा। तो अगर झुकेगा तो वो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसीलिए ऑक्सिन एक पर्टिकुलर स्पैन में निकलता है, उसके बाद साइटोकाइनिन निकलेगा और साइटोकाइनिन क्या करता है, इस ऑक्सिन को निकलने से बंद कर देगा और प्लांट की हाइट वहीं पर रह जाएगी, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ऑक्सिन हार्मोन का ऑपोनेंट कौन सा हार्मोन होता है, अब बताएंगे साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। और एक क्या काम करता है, इट इनहिबिट, आप लिख सकते हैं इट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्लांट। और कहने का मतलब क्या हो गया, यह प्लांट की या यह पादपों की वृद्धि को रोक देता है, मतलब एक होगी, एक ग्रोथ करने का भी तो एक टाइम होता है, एक मतलब एक टाइम होता है, या फिर एक पूरा प्रॉपर इतना ही ग्रोथ होना चाहिए, उतना ही तो होगा ना ग्रोथ। तो वो होते ही क्या हो जाता है, आपका साइटोकाइनिन निकल जाता है और वो ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। तो आप बताएंगे ग्रोथ करवाता कौन है, ऊपर और नीचे दोनों साइड की साइड से, तो ऑक्सिन। और ग्रोथ को बनने से क्या, ग्रोथ को मतलब रोकता कौन है, तो आप बताएंगे कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन। या कभी कभी देखो मैंने बताया कि यहां पर क्या होती है मैम, यहां पर एपिकल बड होती हैं, शीर्ष कलिकाएं होती हैं, और ये क्या करवाती हैं, ग्रोथ करवाती हैं, ठीक है। तो आप ये क्या करेगा, साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करेगा, इन एपिकल बड की ग्रोथ को भी रोक देगा। तो बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप सेम बात है, ठीक है, सेम बात है। एपिकल जो बड है उनकी ग्रोथ को रोकेगा, तभी तो प्लांट की पर्टिकुलर एक हाइट बन पाएगी। तो ये हार्मोन क्या करता है, इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एपिकल बड, यह शीर्ष कलिकाओं की ग्रोथ को भी रोक देता है और यह प्लांट की ग्रोथ को भी रोक देता है। प्लांट की ग्रोथ का मतलब है प्लांट के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो, अब मान लो कोई एक प्लांट है, उसमें बस इतनी बड़ी लीफ बननी थी, इतनी बड़ी लीफ का वजन वो झेल सकता है, तो इसकी लीफ की ग्रोथ किसने करवाई, ऑक्सिन ने। फिर साइटोकाइनिन क्या करेगा, इसकी जो एपिकल बड है यहां से लेकर यहां तक, उसकी ग्रोथ क्या कर देगा, रोक देगा, है ना। तो ये रुक जाएगी, तो इस लीफ का पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा।
ठीक है, चलिए एक काम और याद रखना इसका, ये प्लांट के अंदर म्यूटेशन को रोकने का भी काम करता है। इट स्टॉप म्यूटेशन प्रोसेस, इट स्टॉप म्यूटेशन प्रोसेस। अब मैम ये म्यूटेशन टर्म क्या होता है? ये तो हमने पहली बार सुना है, बहुत सारे बच्चों ने आज पहली बार सुना होगा। देखिए म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक इंसान है उसमें सडनली कुछ चेंज आने लग गए। मान लो आज मेरा बिहेवियर कुछ है, 1-1.5 महीने बाद मेरा बिहेवियर कुछ और ही हो जाएगा। मेरे बॉडी के अंदर जो जीन है उसके अंदर चेंज आने लग जाएगा और मैं अलग से बिहेवियर करने लग जाऊंगी, अलग से मेरा बिहेवियर हो जाएगा, बहुत मतलब अलग ही मेरा रूडली या कैसा भी बिहेव हो जाए। आपने वो मूवी देखी है हॉलीवुड वाली, वो एक्समैन सीरीज आई थी जिसके अंदर आपने एक म्यूटेशन टर्म बार बार यूज करते हैं कि भाई इसको म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मतलब है किसी भी एनिमल में या किसी भी प्लांट में सडन कुछ उसके जीन में, उसके डीएनए में चेंज हो जाए और उसका बिहेवियर, उसका फिजिकल फिनोमेना सब कुछ चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो प्लांट में म्यूटेशन को रोकता है। अगर प्लांट में म्यूटेशन हो जाएगा तो मान लो आलू का पौधा है, आपने आलू लगाया घर पे, तो आलू है तो वो आलू है जब उसका फ्रूट का साइज छोटा हो जाएगा या बहुत ही बड़ा आलू उग जाएगा, तो ऐसा क्या होता है, जो सडन चेंजेस होते हैं उनको रोकने का काम करता है कौन? तो आप बताएंगे साइटोकाइनिन। तो आपको बताना है कि म्यूटेशन प्रोसेस को कौन रोकता है? साइटोकाइनिन रोकने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपके 2 हार्मोन हो गए, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसके बाद एथाइलिन, 3 नंबर पे लिखेंगे आप एथाइलिन, और हिंदी में इसको इथिलीन नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको इथिलीन नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए एथाइलिन या इथिलीन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाँ, साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन भी करवाता है, बिल्कुल करवाता है। अगर कुछ कंडीशन में साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है, करवाता नहीं है नीलेश राहुल, इट इनिशिएट द सेल डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, हाँ, क्या हल्क जैसे सच में हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं रविपाल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है एथाइलिन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसकी खोज किसने की? आप बताएंगे इसकी खोज बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने की, बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने एथाइलिन हार्मोन की खोज की। दूसरा, अजय शर्मा, आपको क्या लगता है मैं आपको ब्लॉक क्यों करवाऊंगी? सब लोग यहां पर आप क्लास देख पा रहे हैं, आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, कुछ भी? ठीक है, तो इसकी खोज किसने की? आप बताएंगे एथाइलिन ने की। एथाइलिन की खोज किसने की? बर्ग ने की। नेक्स्ट आप बताएंगे ये एक ही हार्मोन है जो प्लांट में गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। इट इज द ओनली हार्मोन दैट इज फाउंड इन गैसियस फॉर्म इन प्लांट। यह एक ही हार्मोन ऐसा है जो पादपों में गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये गैस की फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा अभी एक गर्मियों का सीजन चल रहा है, आपके घर में अगर कभी भी आम की पेटी लाए हो तो आप आम की पेटी को जब खोलोगे तो ऐसे व्हाइट कलर के ऐसे बुलबुले से उड़ते हुए दिखेंगे आपको। अगर ध्यान से देखोगे तो वो व्हाइट कलर के ऐसे बुलबुले से जो बबल से बनते हैं वो बनते हैं एथाइलिन के। ऐसे एप्पल की पेटी में खोलकर आप कभी देखोगे तो वो भी वहां पर आप उसमें एथाइलिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन गैसियस फॉर्म में है, इसको स्टार करना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये क्या करवाता है? ये फ्रूट राइपनिंग का काम करता है, ये फ्रूट राइपनिंग का काम करता है, फलों को पकाने का काम करता है, फलों को पकाने का काम करता है। आपसे एग्जाम में पूछे फलों को पकाने का काम कौन सा हार्मोन करता है, आप बताएंगे एथाइलिन करता है। फल कच्चे थे फिर पक गए तो पकेंगे किस हार्मोन की वजह से? आप बताएंगे वो एथाइलिन हार्मोन की वजह से पकते हैं। ये कैसे पकाता है आप बताओगे? ये नेचुरल तरीके से बनता है प्लांट में, तो ये नेचुरल तरीके से ही फलों को पकाने का काम करता है, प्राकृतिक तरीके से पकाता है। और अगर फल नहीं पकते हैं तो आप अगर आर्टिफिशियल तरीके से पकाएंगे तो वो किस किस की हेल्प से पकाते हैं आप? आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग किसकी हेल्प से होती है? कृत्रिम तरीके से फलों को कैसे पकाते हैं? तो आप बताएंगे या तो हम एसिटिलीन का स्प्रे करके, एसिटिलीन का स्प्रे करके, ये भी गैस फॉर्म में होता है, या आप कार्बाइड का स्प्रे करके, कार्बाइड का स्प्रे करके। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से है, बट नेचुरल तरीके की बात करें तो वो कौन पकाता है? तो वो कौन पकाने का काम करता है? एथाइलिन हार्मोन करवाता है, एथाइलिन हार्मोन करवाता है।
ठीक है। नेक्स्ट काम अगर मैं बताऊं तो ये जो हार्मोन है ये गैसियस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, तो ये प्लांट की रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन, आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट में श्वसन की प्रक्रिया में भी काम आता है। इट हेल्प्स इन प्लांट रेस्पिरेशन, या पादपों में श्वसन की प्रक्रिया भी करवाता है। ठीक है, क्योंकि गैस के फॉर्म में, और गैस प्लांट क्या करते हैं, गैस इनहेल और एक्सेल दोनों करते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कौन सा हार्मोन इंक्रीज कर देता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि वो कौन सा, एथाइलिन हार्मोन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर फ्रूट की, तो आप एक बात याद रखिएगा, हालांकि मैं आज आपको पढ़ाऊंगी भी, अगर मैं आपसे बात करूं फ्रूट की, फल की, तो फल कहां से बनता है, तो आप बताएंगे कि जो फल बनता है वो फीमेल ओवरी से बनता है। जो फल आप खाने वाला भाग होता है वो प्लांट में भी मेल होता है, एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, अभी आप पढ़ोगे। तो जो फीमेल फ्लावर का जो ओवरी वाला पार्ट होता है, जो मादा अंडाशय होता है, उससे बनता है क्या, फ्लावर का आपका फल बनता है। याद रखिए, अभी के लिए इतना याद रखिए, आगे बताऊंगी ओवरी क्या होता है, आज ही पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। तो आप बताएंगे कि जो हम जो फ्रूट खाते हैं, जैसे एप्पल का खाने वाला भाग है, सीड वाला नहीं, सीड की बात नहीं कर रही हूँ, बीज की बात नहीं कर रही हूँ, तो जो खाने वाला पार्ट है वो कहाँ से बनता है, वो फीमेल फ्लावर के ओवरी से बनता है। तो अब ये हार्मोन क्या करता है, मान लो मैंने घर में एक आम का प्लांट लगा रखा है मैंने, है ना, और मैं चाहती हूँ कि मेरे आम का जो पेड़ है उस पर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बने, आम लगे उस पे, ताकि ज्यादा अमाउंट में आम मैं मंडी में जाकर बेच आऊं और मुझे ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा बेनिफिट हो जाए मुझे, है ना। तो ये हार्मोन क्या करता है, मान लो ऐसे प्लांट के ऊपर बहुत सारा, एक यहाँ पर है फीमेल वाला ओवरी पार्ट, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो मैं चाहती हूँ कि इस प्लांट के ऊपर आम बहुत ज्यादा लगे, तो मैं क्या करूंगी, इस प्लांट में एथाइलिन डाल दूंगी। तो ये एथाइलिन क्या करता है, कम टाइम पर ज्यादा फीमेल ओवरीज बना देता है, और ज्यादा ओवरीज बनेंगे तो ज्यादा क्या होगा, फ्रूट बन जाएगा। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम टाइम में ज्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन करना हो तो कौन सा हार्मोन उसमें हेल्पफुल होता है, आप क्या बताएंगे, एथाइलिन। कम टाइम में ज्यादा फ्रूट बनाने हैं आपको, ज्यादा बेनिफिट मिले आपको, तो आप एथाइलिन दे सकते हैं उसको, मार्केट में भी आता है एथाइलिन, आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। नेक्स्ट आप देखो कैसे पॉइंट याद रखोगे, आप कितने सारे पॉइंट याद रखोगे, तो आप बताओगे कि एक तो इट हेल्प्स इन बिल्कुल लाइव क्लास है ये, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, बार बार आप क्यों कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर लाइव क्लास है ये। ठीक है, तो देखिए आप बताएंगे कि एक तो प्लांट में ये फलों को पकाने का काम करता है, दूसरा प्लांट में रेस्पिरेशन का काम करवाता है, तीसरा आप बताएंगे कि फीमेल ओवरी जो होती हैं उनका नंबर ज्यादा इंक्रीज करने का काम करता है। ये प्लांट में नेचुरल तरीके से होता है, बट आप इसको आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनाकर भी आप इसको प्लांट का कम टाइम में ज्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और किसने खोज की, बर्ग ने खोज की, और ये एक ही हार्मोन है जो किस फॉर्म में होता है, जो मैम प्लांट की गैसियस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट लिखना है आपको एब्सिसिक एसिड, नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। ये एक ही हार्मोन है जो एब्सिसिक एसिड मतलब अम्ल की फॉर्म में है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि ये एक ही हार्मोन है जो एसिड की फॉर्म में है, कहां पर, प्लांट के अंदर है। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा हार्मोन जो है वो एसिड की फॉर्म में होता है, आप बताएंगे एब्सिसिक एसिड। इसकी खोज किसने की, आप बताएंगे इट इज डिस्कवर्ड बाय एडिकोट, इसकी खोज एडिकोट नाम के साइंटिस्ट ने की, एडिकोट नाम के साइंटिस्ट ने खोज की। अच्छा, इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है ABA, एब्सिसिक एसिड, ऐसे भी कभी कभी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। ABA किसको बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड का ही दूसरा नाम होता है ABA। और ये कहां से आइसोलेट किया गया था, किस प्लांट से इसका आइसोलेशन हुआ था, आप बताएंगे कॉटन के प्लांट से, कपास, कॉटन,
कॉटन के प्लांट से सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था। ठीक है, चलिए अब इसका काम क्या होता है? इसके दो काम होते हैं। पहला काम, इट स्टॉप सीड जर्मिनेशन प्रोसेस। ये ध्यान से सुनना ये पॉइंट, इट स्टॉप सीड जर्मिनेशन प्रोसेस। यह है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, यह बीजों को अंकुरित होने से बचाता है, अंकुरित होने से बचाता है। जर्मिनेशन का टर्म तो आप समझते ही होंगे, सीड जर्मिनेट हो गए, है ना। जैसे आप स्प्राउट्स वगैरह खाते हो, जर्मिनेटेड बीज खाते हो आप, सीड को जर्मिनेट होने से बचाता है। सीड बोला है मैंने, मान लो मैं एक किसान हूं, मैंने बहुत सारी दालें उगाई, मैंने बहुत सारा पल्सेस की खेती की, मैंने दालों की खेती की, मतलब जो भी चना वगैरह मूंग वगैरह ये सब मैंने उगाया। अब मैंने अपना बीज निकाल लिया, दाल निकाल ली, मैंने मूंग निकाल लिया, मैंने मोठ निकाल लिया, ये सब मैंने दालें निकाल ली, मैंने एक ट्रक में भर के, और मैं इसको सब्जी मंडी में बेचने जा रही हूँ। और जैसे ही मैंने सब्जी मंडी में मैंने बेचने के लिए मैंने अपने ट्रक को खोला, तो मैंने देखा कि मेरे सारे के सारे बीज जो हैं उनसे छोटी छोटी ग्रीन कलर की बड निकलना स्टार्ट हो गई है। वो तो जर्मिनेट हो गए हैं, वो तो पूरा प्लांट बनाने को तैयार हो गए हैं, और मैं इसको बेचने आई थी यहाँ पे। तो इतना जर्मिनेशन भी काम का नहीं होता ना। तो ये क्या काम करता है, ये हमारे बीज को अंकुरित होने से बचाता है। इट स्टॉप सीड जर्मिनेशन प्रोसेस। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन सीड जर्मिनेशन को रोकता है? कब? जब हमारे घरों में कोई बीज रखा हुआ है। आप कभी कभी देखते नहीं, हम आलू लेकर आते हैं, आलू से ऐसे ग्रीन कलर की बड सी निकली हुई होती है, मम्मी कहती है इसको उगा दो, इस पे नया आलू बन जाएगा इससे, है ना। ऐसे प्याज होता है, लहसुन होता है, तो वो बन जाता है, मतलब वो जर्मिनेट हो गया है, वो फ्रूट जर्मिनेट हो गया है। बट यहाँ पर हम सीड के जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। सीड जर्मिनेट नहीं होना चाहिए, वरना पता लगे आपके घर वाले खेत से धान वान निकाल के लाए हैं और उसको एक कमरे में बंद कर दिया, और 1 2 4 5 10 दिन बाद आपने कमरा जब खोला तो आपने देखा पूरे के पूरे धान उग गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सीड जर्मिनेशन को रोकता कौन है? एब्सिसिक एसिड। दूसरा काम क्या होता है? ये लीफ डाउन करवाने का काम करता है। लीफ डाउन का मतलब है पतझड़ के मौसम में ये रिलीज होता है। आपने देखा होगा, पतझड़ का मौसम आता है तो लीफ डाउन हो जाती है, सारी की सारी जो पत्तियां होती हैं वो सारी की सारी गिर जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, वापस नहीं आती हैं। नहीं आएंगी तो उसकी ग्रोथ कौन करवाएगा? एपिकल बड से कौन निकलता है? ऑक्सिन। फिर वापस गिर जाती हैं, फिर वापस आपका उसमें ऑक्सिन निकलेगा, वो ग्रोथ करवाएगा। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? लीफ डाउन करवाने का काम करता है। ठीक है। और मेनली ये कब निकलता है? ये पतझड़ के मौसम में निकलता है। ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम में ज्यादा बार पूछे जाते हैं। एक तो आप बताएंगे ये हार्मोन लीफ डाउन का काम करवाता है, दूसरा सीड को जर्मिनेट होने से बचाता है। कौन सा हार्मोन? तो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया था? कॉटन से। और दूसरा आप बताएंगे इसकी खोज किसने की थी? एडिकोट ने। और ये एक ही हार्मोन है जो एसिड की फॉर्म में होता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ABA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपके 4 प्राइमरी हार्मोन्स हो गए। अब पांचवा आपका क्या बचता है? तो पांचवा आपका बचा जिब्रेलिन। 5 नंबर पे आप लिखेंगे जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन। ठीक है, सबसे पहला जिब्रेलिन की खोज किसने की? आप बताएंगे एक जापानीज साइंटिस्ट है, नाम है उनका कुनुसोवा। जापानीज के ऐसे ही नाम होते हैं। कुनुसोवा नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले किसकी खोज की? जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जिब्रेलिन जो हार्मोन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये कम से कम 100 हार्मोन का एक ग्रुप होता है जिब्रेलिन में, जिसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA6, GA99, GA100, ऐसे एक ग्रुप होता है। हम लोग जो मेनली कॉमन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं GA3। आप याद रखिएगा इस बात को कि जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो कम से कम 100 हार्मोन का एक ग्रुप होता है।
100 हॉर्मोन्स होते हैं इसके अंदर, जैसे GA1, GA2, GA3, GA4। मेनली हम कौन सा पढ़ते हैं तो आप बताएंगे सर मेनली हम पढ़ते हैं GA3। हमारा जो नॉर्मली बुक्स में दिया हुआ होता है या जो हमारे पढ़ाई में काम आता है वो GA3 आता है। बाकी बहुत सारे हॉर्मोन्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब बात आता है कि ये काम क्या करता है, तो ये क्या करता है, प्लांट की हाइट इंक्रीज करने का काम करता है। ये प्लांट को हाइट देने का काम करता है। इट इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट। यह पादपों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप बताएंगे कि ये क्या करवाता है, जो लकड़ी वाले प्लांट होते हैं, जो लकड़ी देने का काम करते हैं, जो वुडी प्लांट्स होते हैं, उनके स्टेम की ग्रोथ करवाता है। जो वुडी प्लांट होते हैं, वुडी का मतलब क्या होता है, जिनसे हमें लकड़ी मिलती है। जो वुडी प्लांट होते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं काष्ठीय पादप। उनका जो जहां से हमें लकड़ी मिलती है, जो उसका कैम्बियम वाला पार्ट होता है, उसके स्टेम की ग्रोथ करवाता है, या कैम्बियम की एंधे वाले पार्ट की ग्रोथ करवाता है। आप बताएंगे कि जो हमारा एक तो काम करता है, प्लांट को हाइट देने का काम करता है, ठीक है। जैसे ऑक्सिन भी ग्रोथ करवाता है, वैसे ही जिब्रेलिन भी ग्रोथ भी करवाने में हेल्पफुल होता है। मेनली अगर ये ग्रोथ किसकी करवाता है, देखो ऑक्सिन क्या कर रहा था, ऊपर इसकी स्टेम की भी करवा रहा था, रूट की भी करवा रहा था। बट जिब्रेलिन जो होता है वो मेनली रूट्स के लिए होता है, जड़ों के लिए होता है। ये मेनली रूट्स को ग्रोथ करवाता है। हाँ, ऑक्सिन भी करवाता है। ऑक्सिन ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड करवाएगा। बट जो जिब्रेलिन होता है वो मेनली रूट्स की ग्रोथ करवाता है, कि रूट का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस आकार की होने चाहिए, कितना उनका साइज होना चाहिए, वो कौन करवाता है, जिब्रेलिन, ठीक है। उसके बाद जो वुडी प्लांट्स होते हैं, उनके स्टेम की ग्रोथ करवाता है, ताकि हमें स्टेम से ज्यादा हमें लकड़ी मिल पाए, लकड़ी का प्रोडक्शन हो पाए, ठीक है। ये आप याद रखेंगे किसके बारे में, जिब्रेलिन। तो ये 5 हार्मोन कौन कौन सा हो गया, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। ये पांचों क्या होते हैं मैम, प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं। ये तो होने ही होने चाहिए, ठीक है, ये तो होने ही होने चाहिए। अब बात आती है कि जो सेकेंडरी हार्मोन्स मैंने 2 बताए थे, वो कौन कौन से होते हैं, उनके काम क्या होते हैं। तो आप बताएंगे सेकेंडरी में पहला है ट्रांसम्यूरिन। सेम नाम इसका हिंदी में है, ट्रांसम्यूरिन। देखिए ट्रांसम्यूरिन क्या काम करता है। ये मान लो कोई भी आपने देखा होगा, नॉर्मल सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम क्या करते हैं, जो गुलाब का पौधा होता है, गुलाब के पौधों की हम एक डाली तोड़ते हैं, एक उसकी डाली तोड़ ली और उसको हमने अलग से लगा दिया, वो पूरा बन गया। और हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद कि जो डाली तोड़ी थी वहां पर भी एक नई डाली उग गई है ना। तो ये क्या काम करता है, प्लांट के अंदर जितने भी डैमेज पार्ट होते हैं उनकी रिकवरी करवाता है। डैमेज पार्ट की रिकवरी करवाने का काम करता है कौन, तो आप बताएंगे ट्रांसम्यूरिन, ठीक है। कोई भी आपने फ्लावर तोड़ लिया, एक फूल तोड़ लिया आपने, वापस वहां पर नया फूल आ जाता है, क्योंकि वहां पर ट्रांसम्यूरिन होता है। या जहां पर भी वाउंड पड़ा है, वाउंड का मतलब घाव, अब घाव का मतलब चोट लगने वाला घाव नहीं, जैसे किसी का लीफ टूट गया, किसी का फ्लावर टूट गया, किसी का फ्रूट टूट गया, तो उनको वापस हीलिंग का काम करता है। वाउंड हीलिंग या घाव भरने का काम करता है, या डैमेज पार्ट की वापस से रिकवरी करवाने का काम करता है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसम्यूरिन। और लास्ट वाला सेकेंडरी हार्मोन में आप बताएंगे फ्लोरीजेंस हार्मोन। फ्लोरी में आप जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको कुछ फ्लावर जैसा लगेगा। फ्लावर ये फूलों को खिलाने का काम करता है। फूल जैसे मुरझा जाते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा, फूलों को खिलाने का काम करता है। आपने देखा होगा
सुबह के टाइम पर फ्लावर एकदम इतना बड़ा हो जाता है खिल के, है ना, राइपनिंग हो जाती है उसकी। और दोपहर के टाइम पर सनलाइट जब ज़्यादा पड़ती है तो ये हार्मोन कम निकलने लग जाता है और जो फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि घावों को भरने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ट्रांसम्यूरिन। और फूलों की राइपनिंग करवाने का काम कौन, फ्रूट राइपनिंग मतलब फलों की राइपनिंग वो अलग है, वो एथाइलिन करवाता है। फ्रूट राइपनिंग कौन करवाता है, फ्लोरीजेंस। और अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो ये सुबह शाम ज्यादा निकलता है, सनलाइट की प्रेजेंस में कम निकलता है, सनलाइट की एब्सेंस में ज्यादा निकलता है ये, ठीक है। सनलाइट के एब्सेंस में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है ये, और सनलाइट पड़ती है तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये इसकी कमी से फूल क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। इतने आपको, हाँ, सेकेंडरी हार्मोन सारे प्लांट में नहीं बनता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनपे फ्लावर लगते ही नहीं है तो उसमें सेकेंडरी हार्मोन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखेंगे। इतने हार्मोन्स आपको पढ़ने थे किसमें, तो प्लांट हार्मोन में। प्लांट हार्मोन का चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आपको प्लांट हार्मोन में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इतना ही आपको पढ़ना है। प्लांट में हार्मोन्स दो टाइप से होते हैं, हम बताएंगे। एक होता है प्लांट में प्राइमरी हार्मोन जो होने ही होने चाहिए, और दूसरे होते हैं प्लांट में सेकेंडरी हार्मोन जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लांट क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, प्लांट के हार्मोन्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आपका सेकंड लास्ट चैप्टर बॉटनी का वो आता है प्लांट की मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे आप प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसमें आपके सारे चैप्टर आ जाएंगे, छोटे बड़े जितने भी आपके बचे हैं वो सब इसके अंदर पढ़ लोगे आप। नेक्स्ट लिखेंगे आप प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। हिंदी में इसको बोलते हैं पादप एकारिकी, पादप एकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी या प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप एकारिकी। देखो मॉर्फोलॉजी टर्म का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक प्लांट है, उस प्लांट को आप जब देखेंगे तो आपके दिमाग में प्लांट के कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, उन पार्ट के बारे में स्टडी करना ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। टू स्टडी अबाउट आउटर पार्ट्स ऑफ प्लांट आर नोन एज या इज नोन एज प्लांट मॉर्फोलॉजी। आप बताओगे मैम प्लांट में हम कितने सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, उसकी रूट्स दिख रही हैं, उसकी जड़ें दिख रही हैं, थोड़ी बहुत जड़ें होती हैं, ऊपर भी रहती हैं जड़ें, है ना। दूसरा आप बताओगे उसका स्टेम वाला पार्ट दिख रहा है, उसका तना दिख रहा है। नेक्स्ट आप बोलोगे मैम उसमें लीफ दिख रही है। नेक्स्ट आप बोलोगे मैम उसमें फ्लावर है, फ्लावर का मतलब फूल या पुष्प है। नेक्स्ट आप बताएंगे उसमें क्या है, उसमें फ्रूट लगे हुए, फल लगे हुए। तो ये जो 5 पार्ट हैं प्लांट के, इन पांचों पार्ट के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी या एकारिकी कहलाता है, एकारिकी कहलाता है। तो कहने का मतलब है इस चैप्टर में हमें रूट्स भी पढ़नी है, इसमें हमें स्टेम भी पढ़ना है, इसमें हमें लीफ भी पढ़ना है, इसमें हमें फ्लावर भी पढ़ना है, और इसमें हमें फ्रूट भी पढ़ना है। जब ये पढ़ लोगे तो ये मानो कि आपका 70 से 80% आपका बॉटनी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही फोटोसिंथेसिस आएगा, इसमें ही रेस्पिरेशन आएगा, इसमें ही न्यूट्रिशन आएगा, इसमें ही फ्लावर आ जाएगा, इसमें प्लांट का रिप्रोडक्शन आ जाएगा, इसमें ही प्लांट में रूट्स कितने टाइप की होती हैं और मॉडिफाइड रूट्स क्या होती हैं, मॉडिफाइड स्टेम के एग्जाम्पल क्या हैं, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में और शायद कल की क्लास में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटे का चैप्टर बचेगा प्लांट डिजीज, तो बस उसके बाद आपका बॉटनी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी फ्लावर से, क्योंकि अगर फ्लावर समझ में आएगा तो आपको फ्रूट भी समझ में आएगा। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी हमारे चैप्टर का नाम है, और हमारा चैप्टर सबसे पहला कौन सा बनता है, तो हमारा चैप्टर 1 नंबर पे आप लिखेंगे फ्लावर, ठीक है। 1 नंबर पे आप लिखेंगे फ्लावर, जिसको हम हिंदी में फूल या बायोलॉजी की हिंदी में इसको पुष्प बोला जाता है, या बायोलॉजी की हिंदी में इसको पुष्प बोला जाता है, ठीक है। ये सारे एक एक करके पार्ट पढ़ेंगे, आपका बॉटनी कंप्लीट हो जाएगा, परसों तक आपका बॉटनी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जूलॉजी आपका वैसे भी 95% तक कंप्लीट है,
कुछ छोटे मोटे चैप्टर हैं वो मैं आपका पढ़ा दूंगी। लाइक एक बच्चा बोलता है मैम आई पढ़ा देना, तो आई से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। और एक बच्चा बोलता है मैम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दो, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगी। ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो सब मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो 2 ही चैप्टर बचे हैं आपका जूलॉजी में और सारा आपका जूलॉजी खत्म हो गया, और प्लांट में भी बस ये बचा है। तो ये मान के चलो इस वीक में आपका बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4 से 5 क्लास आपकी केमिस्ट्री में लगेंगी और केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स आपका वैसे भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिजिक्स में शायद 2 या 3 क्लास बचे होंगे, आई थिंक इतना ही है, क्योंकि फिजिक्स ऑलरेडी बहुत पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो वो हो जाएगा। उसके अलावा अगर छोटे मोटे चैप्टर बचे हैं तो प्लीज़ वो खुद करके, मैं हमेशा ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर करवाती हूँ। अगर छोटे मोटे कोई चैप्टर बचा है तो प्लीज़ करके वो अपने आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे तो पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, मैं कितना ही पढ़ा दूँ, ठीक है। ब्रेन का वीडियो डल जाएगा, अगर नहीं डला है तो वो डल जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्लावर। सबसे पहला पॉइंट, फ्लावर का काम क्या होता है। आप बताएंगे कि जो फ्लावर है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ, इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। कहने का मतलब क्या हो गया, यह है पादपों का मुख्य जनन भाग है। आपसे एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लांट के मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम बताओ। आप क्या बताएंगे, प्लांट का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन होता है, आप बताएंगे वो फ्लावर होता है, ठीक है। चलिए, बैच की वैलिडिटी कब तक रहेगी, बैच खत्म होने के 1.5 महीने तक रहेगी आपके पास, ठीक है। जिस दिन आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा उसके 45 डेज बाद तक रहेगी आपके पास ये वीडियो, ओके। लेकिन इट इज अ मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, यह पादपों का मुख्य जनन भाग है। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्लांट के मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम बताओ, आप क्या बताएंगे, वो फ्लावर होता है। जो मुख्य जनन भाग है, जो जनन में काम आता है, जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आता है, वो कौन सा होता है, आप बताएंगे वो फ्लावर होता है। ठीक है, तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब आपको याद रखना है कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, आप बताएंगे जो फ्लावर है उसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, देखिए 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर के 4 भाग होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं कैलिक्स। आप इसको कैलिक्स भी बोल सकते हो या इसका दूसरा नाम होता है सेपल्स। और हिंदी में आप याद रखेंगे इसको बाह्य पुंज बोला जाता है, हिंदी में इसको बाह्य पुंज, ठीक है। कैलिक्स या सेपल्स या बाह्य पुंज करके इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर पार्ट जो होता है प्लांट का, जो कलरफुल पार्ट होता है, उसको कहा जाता है कोरोला, या आप इसको बोल सकते हैं पेटल्स, और हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ियां। पंखुड़ी तो आप सब समझते होंगे, जैसे गुलाब के फूल की पंखुड़ियां होती है ना, वैसे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एंड्रोसियम का एक नाम और होता है, इसको स्टेमन करके भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको पुंकेसर नाम दिया जाता है, पुंकेसर। और 4 नंबर पे आता है गाइनोसियम, और इसका नाम जो मेल वाला होता है उसको स्टेमन, और इसको कहा जाता है पिस्टल
पिस्टल पार्ट, और हिंदी में इसका नाम होता है स्त्री केसर भाग, स्त्री केसर भाग, स्त्री केसर भाग। ये आपके प्लांट के जो फ्लावर होता है उसके मेनली 4 पार्ट होते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको यही पढ़ना है और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया अभी तक, मैं इसको थोड़ा नीचे करके बताती हूँ। मैंने बताया कि जो प्लांट का फ्लावर है, हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, और मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला पार्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, प्लांट का फ्लावर। फ्लावर को हम पुष्प बोलते हैं, फूल बोलते हैं, और फूल जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको रिप्रोडक्शन यूनिट भी बोलते हैं। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लांट की रिप्रोडक्शन यूनिट कौन सी होती है, प्लांट की जनन वाली इकाई कौन सी होती है, आप बताओगे उसका फ्लावर, उसका पुष्प होता है। कितने पार्ट होते हैं मैम, इसके 4 पार्ट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से पार्ट। पहला पार्ट मैम ने लिखा है यहाँ पर कैलिक्स करके, और कैलिक्स को ऑब्लिक लगा के मैंने लिखा है सेपल्स, क्योंकि किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। हिंदी में बोलते हैं बाह्य पुंज। दूसरा कोरोला, कोरोला का पेटल्स या उसको पंखुड़ियां नाम दिया जाता है। नेक्स्ट जो मेल वाला पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, उसको एंड्रोसियम या उसको पुंकेसर का नाम दिया जाता है। इसको आप लिख सकते हो मेल फ्लावर। जो फ्लावर में नर वाला भाग होता है, जिसको नर पुष्प का नाम दिया जाता है, वो कौन सा होता है, एंड्रोसियम। और जो फीमेल फ्लावर होता है, जहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको गाइनोसियम कहा जाता है। मादा पुष्प, मादा पुष्प कैसे, अगर मैं आपको एक रफली डायग्राम बताऊं तो मान लो ये आपके पास एक फ्लावर है, ये आपके पास गुलाब का फूल लेना आप। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा होता है गुलाब के फूल में, ग्रीन कलर की जो पंखुड़ियां सी होती हैं, उसको हम नाम देते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है, ये हरे रंग का होता है। मैं इसको हरे रंग से ही बना देती हूँ, ज्यादा अच्छा होगा, है ना। देखिए ऐसे ग्रीन कलर के करके जो पार्ट होता है, इसको कहा जाता है कैलिक्स या सेपल्स, या इसका नाम क्या होता है, सेपल्स। आपसे सीधा एग्जाम में पूछेगा कि प्लांट के ग्रीन कलर वाले भाग को बताइए क्या बोलते हैं, तो आप क्या बताओगे, कैलिक्स या जो सेपल होता है वो ग्रीन कलर का पार्ट होता है। और हिंदी में इसको बाह्य पुंज बोला है, जो आउटर स्ट्रक्चर होती है फ्लावर की, उसको हम कैलिक्स या सेपल बोलते हैं। ये काम क्या करता है, तो ये जो इनर वाले पार्ट होते हैं, तीनों इनर पार्ट होते हैं, इनका प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट ऑफ फ्लावर। इससे दोनों साइड ऐसे आपकी पंखुड़ियां लगी हुई होती हैं, ये पंखुड़ी है, और पंखुड़ी को नाम क्या दिया मैंने, कोरोला या सेपल्स। ये जो कलरफुल पार्ट है वो क्या है मैम, कोरोला या पेटल्स है। ठीक है, आप बताएंगे कि प्लांट जो फ्लावर के अंदर जो कलरफुल होते हैं, जो कलरफुल ऐसे पंखुड़ी सी लगी हुई होती है, उनको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम उनको नाम क्या देते हैं, कोरोला या पेटल्स। ये कलरफुल होती है, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर की होती हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपनी साइड अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये जो कलरफुल पेटल्स होती हैं, ये कीड़े मकोड़ों को अपनी साइड अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे जो कलरफुल पार्ट है वो कोरोला या पेटल्स या पंखुड़ियां कहलाता है, और जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो कैलिक्स या सेपल्स कहलाता है। और कैलिक्स या सेपल्स का काम होता है इनर पार्ट को प्रोटेक्शन देना, और जो कोरोला और पेटल्स होती हैं उनका काम होता है इंसेक्ट्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करना, कीड़े मकोड़ों को अपनी साइड अट्रैक्ट करना। ये अलग अलग कलर की होती है, इनमें खुशबू आती रहती है, तो उस खुशबू को लेने के लिए, उस स्मेल को लेने के लिए, स्मेल मतलब अच्छी स्मेल, उसको लेने के लिए इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यहां पर प्लांट का ये जो पार्ट है, यहां पर ऐसे मेल फ्लावर लगा हुआ होता है, ये आपका मेल फ्लावर है। और मेल फ्लावर का नाम क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं हम, स्टेमन या एंड्रोसियम। ये है आपका स्टेमन, और ऐसे करके यहां पर आपका रहता है फीमेल वाला पार्ट, तो ये आपका हो गया, फीमेल वाले को पिस्टल नाम देते हैं या गाइनोसियम। ठीक है, तो ये आपको काम आना है, आप याद रखेंगे एक रफ सा डायग्राम
कि ये फ्लावर है। फ्लावर में एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं। जो सबसे आउटर और हरे रंग का होता है, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, इसको हम कैलिक्स, सेपल्स या बाह्य पुंज नाम करके नाम देते हैं। और ये काम क्या करता है, ये जो इनर वाला पार्ट है, ये इनर वाला पार्ट है इतना इतना, इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद जो कलरफुल पंखुड़ी होती हैं, उनको हम कोरेला नाम देते हैं। और इन कलरफुल पंखुड़ियों का काम क्या होता है, इनमें खुशबू आती है, ये डिफरेंट कलर की होती है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। जो मेल पार्ट होता है, मेल फ्लावर होता है, जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको हम एंड्रोसियम या उसको हम स्टेमन करके नाम देते हैं। और जो फीमेल फ्लावर होता है, जहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको हम पिस्टल करके या गाइनोसियम करके नाम देते हैं। ये दोनों हमें डिटेल में पढ़ने हैं। कौन कौन से? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं, कभी कभी क्या होता है, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों पार्ट हो जाते हैं। देखो, कोई 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। पुष्प 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विलैंगिक पुष्प। एक होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसको हिंदी में बोलते हैं एक लैंगिक पुष्प, एक लैंगिक पुष्प। अब ध्यान से सुनना, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ऐसे फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर मेल फ्लावर भी हो और फीमेल फ्लावर भी हो। कहने का मतलब है, एक ही फूल लगा हुआ है, उसी फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो और उसी फूल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो। उन दोनों को रखने वाला फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। इसके आगे आप लिख सकते हो, मतलब एंड्रोसियम भी हो और जिसके अंदर गाइनोसियम भी हो, जिसके अंदर मादा जनन भाग भी हो और नर जनन भाग भी हो, दोनों एक ही पुष्प के अंदर हो, एक ही फ्लावर के अंदर हो, तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाई का मतलब यहाँ पर 2, सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन्स, दोनों हो, एंड्रोसियम गाइनोसियम, उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और दोनों में से एक हो तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। एक फ्लावर है, उसके अंदर मेल है, दूसरा फ्लावर है, उसके अंदर फीमेल है ओनली। या तो यहां पर एंड्रोसियम होगा या ऑब्लिक लगा के आप लिखो गाइनोसियम। यहां पर प्लस करके लिखा है मैंने, दोनों है बाइसेक्सुअल, ऑब्लिक करके लिखा यूनिसेक्सुअल। बस ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 4 फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? तो मैम, पहला कैलिक्स, दूसरा आप बताएंगे पेटल्स, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। मेल फ्लावर को एंड्रोसियम बोलते हैं, फीमेल फ्लावर को गाइनोसियम बोलते हैं। अगर मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में हो, बाइसेक्सुअल। अगर अलग अलग हो, यूनिसेक्सुअल। आगे मैं इनके एग्जाम्पल ही पढ़ाऊंगी आपको, अभी नहीं, आगे पढ़ाऊंगी, अभी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि कैसे फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होता कैसे है, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप प्लांट रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन। पादपों में प्रजनन होता कैसे है, पादपों में प्रजनन होता कैसे है। बस ये मैं कल पढ़ाऊंगी, आज मेरे में इतनी ही हिम्मत है, इतनी खड़े होने की ताकत है, इतना मैंने पढ़ा दिया। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, ज़्यादा क्लास नहीं बची हैं। हार्डली मेरी क्लास बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जोड़कर 6 या 7 लेक्चर बचे होंगे। बस ये होते ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊं। थोड़ा सा मेरे को डॉक्टर ने अभी थोड़ा कम खड़ा होने के लिए बोला है, बोला कि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा खड़ा नहीं होना है। तो फिर मैं आपकी थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन करके, जैसे एक दिन में 3 घंटे के, एक दिन में 4 घंटे के लगाकर आपका मैं कंप्लीट कर दूंगी कोर्स। ठीक।